हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अपना प्रिपेयर आज बहुत अच्छे से करके आए होंगे। और आज के हम 29 जून के मॉर्निंग 6 पेपर का एनालिसिस लेके मैं फिर से मयंक आपके साथ आ चुका हूं। आज अभी के इस वीडियो में हम अभी 29 जून के इस पेपर को देखेंगे, इस पेपर को एनालाइज करेंगे कि एनटीए ने आज के पेपर कैसा सेट करा था। पेपर की एनालिसिस करेंगे कि कैसे पेपर्स की किसका कितना वेटेज था जो आपको फ्यूचर के एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। और डिटेल्ड सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं आज के इस पेपर में कि किस पोर्शन के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे जिससे कि आप आगे चल के भी क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। अगर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिलता है तो आप उस पेपर को काफी अच्छे तरीके से करके आएंगे। और लास्ट में आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है आपके आने वाले मंथ में, या फिर जब जेईई मेंस पार्ट 2 होगा, या फिर जब भी जेईई एडवांस होगा, या फिर जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स हैं उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को जरूर शेयर करें। हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले ला के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें फुल डिटेल एक ही वन शॉर्ट वीडियो में। तो हम कोशिश में बस आपका एक साथ चाहिए होता है हमें पोस्ट करने के लिए हमारी इन्हेंसमेंट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के आपके मॉर्निंग के पेपर में आया था वो पूछ रहे थे कि व्हाट इज द रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस रेशियो क्या होती है। तो हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर हमारा पॉइंट 2 से 0.414 तक की रेशियो होती है। और इन्होंने पूछा था रेशियो, तो यानी कि ये मिनिमम वाला ये हमसे पूछ रहे थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0.225 होता है। तो इस क्वेश्चन को जब आप ऐसे सॉल्व करके, और इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया तो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखने वाली थी, ये आपके मेमोरी बेस्ड का क्वेश्चन है। हम हमेशा आपको बोलते हैं जब भी आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाई जाती है आपको बताया जाता है कि आपको ये टेबल याद करना है कि टेट्राहेड्रल का कितना है। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल के लिए आपका 0.414 से 0.7 तक की वैल्यू ली जाती है। देन आपके लिए क्यूबिकल के लिए 0.7 से 0.9 तक की वैल्यू ली जाती है। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी थी। और जो आपका आइडियल स्ट्रक्चर होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो वर्ड्स के लिए ये आपको ये टेबल याद रखनी होती है, और इसका आंसर था 0.225। सेकेंड आपके पास क्वेश्चन आता है ताजमहल इज पॉल्यूटेड ड्यू टू। ताजमहल पॉल्यूटेड किस लिए होता है, तो वेरी सिंपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बिल्कुल रैपिड फायर की तरह, ये अभी बहुत आपके क्लास 8 9 का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। बस ये आपको अगर याद होता तो आप फटाक से क्लिक करके आप आंसर कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आपके पेपर का पैटर्न था इस बार, इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इन्होंने 72% का वेटेज रखा था। और सिमिलरली बाकी का ये पोर्शन फिजिकल के लिए इन्होंने छोड़ा था। 36% ऑर्गेनिक, 36% इनऑर्गेनिक। देन इसी तरह इन्होंने पेपर को बैलेंस किया था। और आपका 28% के आसपास इन्होंने फिजिकल पूछा था। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज हर पेपर में फिजिकल से तो ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको इनऑर्गेनिक पे फोकस करने की जरूरत है। और इनऑर्गेनिक बहुत कम जगहों पे अच्छे से कराया जाता है। तो आपके लिए एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है कि इनऑर्गेनिक हम कवर करने जा रहे हैं अगले वीक में, जो कि आपके जेईई मेंस पार्ट 2 का हम पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक का सिलेबस एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक सारा डिफरेंट टाइप से हम करेंगे। और आपको वन वन शॉर्ट्स में आपको ये क्लियर किया जाएगा। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन एस ब्लॉक का आ गया। एस ब्लॉक के इस क्वेश्चन को काफी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो आप एस ब्लॉक में कवर करते हैं उसी में इसमें कवर किया गया है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर के अंदर इसको आप अरेंज कर दो। कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होता है, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, उसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ये हम लोग क्लास में जब भी कराते हैं तो ये हम ऐसे ही बताते हैं, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, तो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा थी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी हमारे पास लिथियम की। फिर आपका आता है सोडियम, फिर आपका आता है आरबी, फिर आपका आता है सीएस। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 78। देखिए पीरियोडिक टेबल से इन्होंने काफी बेसिक्स क्वेश्चन उठाए हैं कि आपको आपको
कल तो जो क्वेश्चन आया था 28 जून को शिफ्ट 1 में, उसमें उन्होंने बेसिकली आपसे जस्ट लोकेशन पूछा था। अभी के इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, बट पूछने का तरीका देखिए 78 नंबर। अब इसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए था कि अगर आपको नहीं भी पता है तो जो आपका स्कैंडियम टाइटेनियम ग्रुप है उसकी एंडिंग हम जिंक पे करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 38। 38 प्लस आप 18 करो तो 48 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू कैडमियम होती है, प्लस 32 अगर आप करो तो ये 80 होती है, जो कि आपका मरकरी का एटॉमिक नंबर है। मरकरी के पहले 79 पे आता है ओरम एंड 78 पे आपके पास आता है प्लेटिनम। तो आपको प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो और प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो 5d9 और s1। तो जस्ट आप अगर इतने से कर पाओ तो ऑप्शन नंबर डी आप सही करके आओगे। तो बस आपको पूरा का पूरा पता होना भी नहीं था, क्योंकि इसका होता है 5d10 4s2, इसका होता है 5d10 5d9 4s2। तो उसी तरह से जब आप करते हो तो इसको जस्ट आप ऐसे ही क्लिक करके कर सकते थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि साइनाइड इज नॉट यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हिच मेटल। तो किसमें साइनाइड यूज नहीं करते हैं, तो हमें पता है कि एयू और एजी में तो मैक आर्थर फॉरेस्ट होता है, मैक आर्थर फॉरेस्ट होता है, तो इसमें तो साइनाइड यूज करते ही हैं हम। रही बात जेडएन की, तो जब जेडएनएस और पीबीएस का हमारे पास होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में इसकी जब इसको शिफ्ट करना होता है, इसको फ्रोथ के साथ शिफ्ट करने के लिए और इसके कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम NaCN से रिएक्ट कराते हैं, तो हम एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं Na2ZnCN होल 4। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनाना होता है तो यहाँ पे भी CN का यूज हो जाता है NaCN के तौर पे। तो बस एक कॉपर ही है जिसमें हम NaCN का यूज नहीं करते हैं। तो कॉपर विल बी द राइट आंसर। अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन मतलब आपसे कायरल कंपाउंड पूछा जा रहा है। कायरल मतलब जिसके एक कार्बन पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट, फोर ग्रुप्स डिफरेंट। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट बेसिक, वेरी बेसिक। इसके अंदर आपको जस्ट चारों ग्रुप डिफरेंट देखने थे, यहाँ पे तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक मिथाइल ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक हमारे पास एमीन ग्रुप है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने बेसिक क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो ये थी इस बार अभी जेईई मेंस में, अभी तक तो सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आ रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड कॉन्टेंस सल्फर। अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी आपको एमिनो एसिड याद करने की वैसे ऐसा जरूरत नहीं थी, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हिस्टामीन और सिमेटिडीन तो है ही नहीं एमिनो एसिड, ये तो एमिनो एसिड है ही नहीं। एमिनो एसिड सिस्टीन है और रेनिटिन भी एमिनो एसिड नहीं है, तो इसका मतलब सिस्टीन आपके पास राइट आंसर होगा, वही सल्फर कंटेन करता है। सल्फर इसके अंदर भी होता है बट ये एमिनो एसिड नहीं है, और इन्होंने क्लियर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड कॉन्टेन्स सल्फर। अगर आप सिस्टीन का स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो सिस्टीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे एक हमारे पास एसिड ग्रुप होता है, यहाँ पे एक हमारे पास NH2 ग्रुप रहता है और यहाँ पे हमारे पास SH ग्रुप होता है। ये हमारे पास सिस्टीन का स्ट्रक्चर है, इसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है एमिनो एसिड में। अब एक पूछा जा रहा है फाइंड आउट द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब लोएस्ट वेवलेंथ आपसे पूछा है इन्होंने, लोएस्ट वेवलेंथ। अब लोएस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, अब लोएस्ट वेवलेंथ कहाँ पे होगा, जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम एनर्जी, HC लैम्डा होता है। अब मैक्सिमम एनर्जी को आप रिलेट कर सकते हैं हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी जस्ट आपको चेक करनी है, क्योंकि और यहाँ पे कोई हमारे पास तरीका नहीं है। तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो लिथियम की होती है, तो लिथियम विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चलो, ये एक अच्छा इन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उठाया है, और ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था आपके मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में। तो जो आपका NH2 वाला ग्रुप है बेंजीन के साथ, ये आपका एक रिंग एक्टिवेटर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे आपको फिर से ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलने वाला है पहले में। तो पहला तो आपको बेसिकली दिख रहा है कि ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिल रहा है, ट्राई ब्रोमो आपके पास एक में ही है, तो आप इतने पे भी टिक कर सकते थे। आप देख रहे हैं उन्होंने ऑप्शन भी
कंफ्यूज करने के लिए नहीं बनाया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था ये भी बहुत ज्यादा सिंपल, अगर आपने थोड़ा सा भी रिएक्टेंट्स और ग्रुप्स के बारे में स्टडी करी है तो NH2 ग्रुप। अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है CH3COO COCH3। अब इतना बड़ा ग्रुप है, सपोज ये यहाँ पे आके लग रहा है तो ये हिंडर्ड क्रिएट करेगा, एक ये हिंडर्ड क्रिएट कर रहा है। तो इसमें ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना होके ये बस अभी पैरा के लिए डायरेक्ट करेगा, ओनली पैरा डायरेक्ट ड्यू टू लार्ज ग्रुप, ड्यू टू लार्ज ग्रुप। अब यहाँ पे सिर्फ पैरा डायरेक्ट कर रहा है, तो जो आपके पास कंपाउंड आएगा बन के, जो आपके पास कंपाउंड आएगा बन के NH2, यहाँ पे आपके पास Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इट मींस कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। Which sugar is present in the DNA and RNA respectively? Directly taken from NCERT line। NCERT में डायरेक्ट सेम टू सेम लाइन है, सेम टू सेम, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको बार बार कि आप NCERT को पढ़ा कीजिए। NCERT में डायरेक्टली सेम लाइन, आपका ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल डायरेक्टली उन्होंने NCERT से ही कॉपी किया है इस क्वेश्चन को, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, वहां पे जस्ट यही लाइन है, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज एंड बीटा डी राइबोज सुगर्स आर यूज्ड इन DNA एंड RNA जस्ट। तो ये आपके मेमोरी बेस्ड पे था। नेक्स्ट आपके पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, फेनॉल इज अ वीकर एसिड एंड कंपेयर्ड टू एसिटिक एसिड। बिल्कुल गलत बात है। फेनॉल की एसिडिटी अगर आप देखें, अगर हम pKa वैल्यूज को नोट करें तो फेनॉल की pKa वैल्यू होती है 10 और एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू होती है 4.7। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल की वैल्यू होती है 15 एंड जो हमारे पास वाटर है, वाटर की वैल्यू होती है 15.7 होती है। तो फेनॉल से ज्यादा तो एसिटिक एसिड है, बिल्कुल सही बात। ये हमारे लिए फॉल्स हो गया, फॉल्स। फेनॉल इज ए वीकर एसिड देन द एल्कोहल एंड वाटर। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये सही हो गया, ये तो सही, ये मैंने उल्टा रीड कर लिया था, ये सही है, ये फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द पॉलीमर कैन रिगेन इट्स शेप। अगेन मेमोरी बेस्ड, अगर आपने पॉलीमर्स को पढ़ा है तो आप कर दोगे। जैसे यहाँ पे आपको बस कोपॉलीमर चेक करना था, कोपॉलीमर, ये भी कोपॉलीमर है। अब आपको इनमें और इनमें चूज करना था, तो ब्यूटा एस आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन इथाइलोसल्फाइड जो है, ये आपके लिए ब्यूटा एस वापस से फिर से अपनी शेप को रिगेन कर सकता है। ये आपका फिर से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज इसमें अपने डायमेंशनली उन्होंने पूछा है, यहाँ पे वो थोड़ा सा आपसे करवा सकता है। जैसे अगर आप इसकी रिएक्शन लिखो, लाइक इसकी पूरी की पूरी ये इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो एन स्क्वायर वी स्क्वायर, अगर हम इसकी पूरी की पूरी रिएक्शन को लिखें v माइनस एन बी इक्वल्स टू आर टी। तो यहाँ पे अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे इसका यूनिट अगर प्रेशर के साथ ऐड हो रहा है तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी एटीएम। एटीएम के साथ अब एन स्क्वायर और वी स्क्वायर भी है, तो एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास। तो एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के लिए आपको कैंसिल करने के लिए लीटर स्क्वायर ऊपर होना चाहिए एंड मोल स्क्वायर होना चाहिए। ये तो हो गई आपकी एन इस वाले टर्म की। अब आपको एनबी भी गिवन है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, तो आपको पहले बी था, तो इसके लिए आपके पास यूनिट तो पहले लीटर होनी चाहिए। लीटर के साथ अब एनबी है, तो एन को कैंसिल करने के लिए आपके पास मोल होना चाहिए। अब आपको बोला जा रहा है कि आपको ए बाई बी बताना है, आप जस्ट इसको डिवाइड कर दें, लीटर से लीटर कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, तो मोल से मोल कैंसिल। तो अब ये इक्वल्स कितने आ गया, एटीएम लीटर अपॉन मोल। और इन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला था, बहुत ही क्लियरली बोला था 1 मोल ऑफ गैस था, तो इट मींस कि एटीएम इंटू लीटर, एटीएम इंटू लीटर मींस पी इंटू वी, पी इंटू वी इज द राइट आंसर, पीवी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छे तरीके से इन्होंने फ्रेम किया। आपकी रियल गैस की इक्वेशन को इन्होंने जान लिया कि आपको रियल गैस की इक्वेशन याद है कि नहीं हो रही। अब आपसे पूछा जा रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज मैक्सिमम इन। अगर यहाँ पे हम देखें
तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट जो हम पढ़े थे, ये कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ पे भी सेम कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। डी आयोनाइज वाटर, अगर इसकी बात करें तो डी आयोनाइज वाटर में भी आपके पास क्या हो रहा है, तो डी आयोनाइज वाटर में आपके पास, इसमें भी आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। डी आयोनाइज वाटर तो रिएक्ट ही नहीं करेगा खैर। और अगर आप NH3 के लिए बात करें तो NH3 के साथ AgCl जब आएगा तो NH3 के साथ ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाने से जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसके चलते रिएक्शन बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगी। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इसकी 0.01 m NH3 में। इसमें कंसेंट्रेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, बस उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कंसेंट्रेशन दिया था यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हैपेंस व्हेन इंसिडेंट एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन। तो पहले तो आप इसकी इक्वेशन लिख लीजिए, इंसिडेंट एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये कह रहे हैं कि इंसिडेंट एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन। अगर ये लेस देन वर्क फंक्शन होगा तो एमिटमेंट तो होगी ही नहीं, इट मींस दिस इज फॉल्स। अगर ये गलत है, नेक्स्ट ke becomes 0 when incident energy becomes equals to work function. If ei equals to 5 then ke equals to 0, बिल्कुल सही बात है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी उस केस में 0 होता है। तो 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो बिल्कुल अच्छे से फ्रेम किया गया था कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में से आपको इक्वेशन याद है कि नहीं, तो वो चीज को उसने कंफर्म किया। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि मैग्नेट आयन डिस्प्रोपोर्शनेट इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, और फाइंड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपको याद हो मैग्नेट आयन, तो MnO4 2-, ये मैग्नेट आयन क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट में एक ऑक्साइड आपको ऑक्सीडाइज मिल जाएगा, प्लस एक आपको रिड्यूस फॉर्म मिलेगा, रिड्यूस फॉर्म। यहाँ पे Mn+2 में है, यहाँ पे Mn+2 में है, यहाँ पे Mn+7 में है, +4 में, सॉरी, +4 में। ये आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ये आपका रेड्यूस प्रोडक्ट है। तो आपसे ऑक्सीडाइज के लिए बोला गया है, तो एक चीज आपको याद होना चाहिए, Mn+7 में इसके पास n इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होती है तो स्पिन ओनली वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अभी तक का। अभी देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छे से उन्होंने फ्रेम किया, ये आपको चेक कर लेगा कि आपको रिएक्शंस याद है कि नहीं। जीमेज आता है हमें रिड्यूस करने के लिए, जीमेज रिड्यूस करके क्या बनाता है, तो इथेनॉल बनाता है। अब वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपको जब जीमेज रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है तो आपको रिएक्शन याद है कि नहीं। उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने आइडोफॉर्म टेस्ट भी यहाँ पर चेक किया है कि B+CH3, और आपसे पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ कार्बन इन B बता दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक अल्कोहल की आइडोफॉर्म टेस्ट हम करवा रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल की, तो उसमें जो मेरे पास CH3 के साथ क्या बनता है, तो CH3 के साथ वहां पे आपके पास एक बनता है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का कैसा होता है, तो वो एक सोडियम ऑक्सलेट की फॉर्मेशन में रहता है। सोडियम ऑक्सलेट के साथ आपके पास बन रहा है CH3, तो B के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन था 1, तो 1 इज द आंसर। तो इंटीजर बेस्ड में काफी सिंपल क्वेश्चन, इंटीजर में वैसे काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफी सिंपल, उन्होंने केमिकल का क्वेश्चन पूछा था LR कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो LR कॉन्सेप्ट के बेस पे उन्होंने इसमें जस्ट आपको बोला कि Fe2O3 ये आपकी रिएक्शन इन्होंने दे दी। इसमें 4640 ग्राम इन्होंने दिया है आपका Fe2O3 का। अगर आप Fe2O3 का अगर हम कैलकुलेट करें मॉलिक्यूलर मास, तो वो होता है 160 मॉलिक्यूलर मास। तो इससे अगर हम डिवाइड करें, इट विल बी कम अप लाइक 4 4 16 एंड 4 1 0 and 1 1 1 1 6. Then again after 4 4 2 8 and 4 9 29 moles of Fe2O3, 29 moles of Fe2O3। और इन्होंने अब Fe2O3 29 moles of Fe2O3 required 29 into 3 moles of CO, तो इट मींस 87 मोल्स। और यहाँ पे उन्होंने 90 मोल्स दिया है, इट मींस Fe2O3 इज आवर LR। अब रिएक्शन इसके बेस पे चलेगी, तो इट मींस नाउ अब इन्होंने क्या पूछा है, Fe का वेट बता दीजिए।
लाइक 29 मोल्स के लिए कितना बनेगा, तो 2 Fe बनेगा। तो इट मींस 29 के लिए 1 Fe, तो 2 Fe के लिए 29 इंटू 2 इक्वल्स टू 58 मोल्स ऑफ Fe। अब 58 मोल्स ऑफ Fe के लिए 58 इंटू Fe का मास 56 इज इक्वल्स टू 3248 ग्राम। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एक्टिवेशन एनर्जी से काफी सिंपल क्वेश्चन, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर में सारी की सारी वैल्यूज आपको दे दी है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी एक केमिकल रिएक्शन का दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, और आपको पूछा गया है कि रेट कांस्टेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो बता दीजिए। इट मींस log K2 over K1 equals to EA upon R 1 by T1 minus 1 by T2, 1 by T1 minus 1 by T2। अब यहाँ पे इन्होंने 2, 3, 5, 6, 6 दिया है, जूल के अंदर है, तो हम भी 8.314 लेंगे। नाउ 1 by 300, 1 by 300 minus 1 by 310 माइनस 1 by 300। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम, तो ये जस्ट एक सॉल्विंग था, तो आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में लेट से करना जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाओ, क्योंकि ये कई बारी लेंदी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इंटू 10 अपॉन इंटू 310 इंटू 300। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपको मिले तो इट विल बी कम अप लाइक K2 ओवर K1 लॉग के अंदर 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। अब यहाँ पे इन्होंने 10 टू दी पावर माइनस 3 की रेंज में दिया है और हमें K2 बाई K1 की वैल्यू दी है। तो पेपर के अंदर आपके पास लॉग 7.5 की वैल्यू गिवन थी 0.13। तो जो ये 0.13 गिवन थी, ये बस इसी के लिए गिवन थी। तो आप उससे जब निकालोगे, तो यहाँ पे जब आप log 7.5 लोगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू 0.13 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। जब आप करोगे 10 टू दी पावर माइनस 1, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो ये 0.13 से ही आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 750। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन रिएक्शन ऑफ व्हाइट phosphorus with alkali in inert atmosphere salt of which of the following acid is obtained। अब ये काफी, मतलब ये क्वेश्चन आपके पास कल भी आया था आपके पेपर में 2 दिन पहले। P4 plus NaOH, P4 plus NaOH आपको PH3 एंड प्लस Na प्लस Na H2PO2, NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट आपको दे रहा था। अब इसको और एसिडिफाई करने पे आपके पास H2PO2 आ रहा था, H2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फोरस एसिड आ रहा था, और इसी को हम फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं, फॉस्फेनिक एसिड, इसी को हम फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी था वो सही हो रहा था। तो आपको जस्ट ये क्वेश्चन इन्होंने दूसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इनका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये इस आपके पेपर में ही परसों भी आया था और आज भी आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, फाइंड द मोलर मास ऑफ एन आइडियल गैस एट 100 mm Hg प्रेशर एट 235 डिग्री टेम्परेचर हैविंग अ ऑफ 0.6 ग्राम पर ml। ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन, जो अभी तक का था सबसे बेस्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से इन्होंने उठाया है, जिसके अंदर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा के लिए लास्ट के लिए रखें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी अच्छी है और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो यहाँ पे आपको लगाना तो है PV इक्वल टू nRT, बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना था कि आपको M इक्वल टू DRT अपॉन P करना था, DRT अपॉन P करना था, मतलब डेंसिटी के साथ आपको इसकी इक्वेशन निकालनी थी। अब जो आपके पास डेंसिटी इन्होंने दे दी है 0.46 ग्राम पर ml इनटू आपके पास R जो आपको यूज करना है ये भी इन्होंने बता दिया है 0.0821 इनटू टेम्परेचर आप डालोगे 235 डिग्री सेल्सियस को 508 केल्विन इनटू। अब यहाँ पे देखो जो सबसे बड़ी बात है, इसका प्रेशर इन्होंने दिया है 100 mmHg, but we want the pressure in ATM, it's equals to 100 upon 760। तो 100
इंटू 760 ऊपर आ जाएगा। नाउ यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इस पॉइंट पे अगर आपने क्लियर कर लिया देन तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप आंसर लेके आओगे 145.81। तो आप तो कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, तो 146 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लास्ट में सॉल्व करें, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, बच्चे यहाँ पे प्रेशर को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, तो आपसे गलती कई बार हो जाती है। हम आने वाले टाइम पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। वन शॉर्ट वीडियो में आपको पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कराई जाएगी, आप काफी अच्छे तरीके से उसको कवर करेंगे हम, कि आप अगले आने वाले पार्ट 2 मेंस में गलती कम से कम हो और आप काफी अच्छे तरीके से उसको करके आए, और उससे आपके जेई मेंस के तो कॉन्सेप्ट सारे हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि एनटीए का पेपर का पैटर्न मैंने आपको समझाया है। तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उस वीडियोस को हम करेंगे और उस लेक्चर्स को हम क्रिएट करेंगे और आपको लर्न करना है। तो थैंक यू, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।